तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में फिर से हम क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग हिंदी में भौतिकी बोलते हैं। और आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 9 पढ़ेंगे। यानी कि इसका अभी तक हम लोगों ने 8 भाग कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा इस 9वां भाग है इस चैप्टर का, पार्ट 9, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। आप लोग इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जो प्रूफ करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख चुके हैं कि F = R/2, ये हमें प्रूफ करना है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। हर साल एग्ज़ाम में आपको 4 प्रूफमेंट हैं, जिसमें से मतलब 95% ये चांसेस रहते हैं कि इसमें से आपका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। जैसे कि आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि अवतल दर्पण में F = R/2 सिद्ध करना है, या उत्तल दर्पण में भी दे सकता है। और 2 और भी फॉर्मूले हैं जिसको दर्पण सूत्र कहा जाता है, 1/F = 1/V + 1/U, उत्तल में भी और अवतल में भी। तो आज की क्लास में केवल हम लोग F = R/2 ही प्रूफ करेंगे, अवतल में भी और उत्तल में भी। और अगले क्लास में हम लोग 1/F = 1/V + 1/U को प्रूफ करेंगे। तो अवतल दर्पण में सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि F = R/2 कैसे होता है, फिर उत्तल दर्पण में प्रूफ करेंगे। बड़ा ही इजी तरीके से, बड़ा ही सिंपल तरीके से मैंने इसमें प्रूफ किया है। अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देख लेते हो तो समझ जाओ कि आपका 5 नंबर जो है वो फिक्स हो गया एग्ज़ाम में, कोई रुकने वाला नहीं है। कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ें। अगर इसके पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है तो पढ़ें, तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं और आगे देखिए। क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक और व्हाट्सअप का नंबर दिया है, तो कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी समस्या होगी तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम में मैंने जो भी PDF होता है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता रहता हूँ PDF आपको। वहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत सारे PDF आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें या सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में F = R/2 होता है। देखिए, सवाल जो हमारा है वो ये कह रहा है कि अवतल दर्पण में आपको क्या दिखाना है कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी, और आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है कि फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? F से। एवं वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं R से, बड़े R से। ये दोनों चीज़ों के बारे में परिभाषा के साथ जिक्र किया जा चुका है। अब आपको याद भी होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि पिछला क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो समस्या हो जाएगी आपको। पीछे वाला क्लास तो आपको कभी मिस करना ही नहीं है। अगर नहीं देखे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें नीचे लिखा होगा 10th फिजिक्स भौतिकी, उसको लिंक ओपन कीजिए, उसमें लाइन बाय लाइन सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो F यानी कि फोकस दूरी, यहाँ पे समझिएगा बात को। फोकस दूरी मतलब F और वक्रता त्रिज्या मतलब R के बीच संबंध स्थापित करें। संबंध मतलब कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, इसी के बारे में आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखिए, एग्जाम में सवाल कैसे पूछता है, यहाँ पे मैंने लिखा है या। अब सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, सवाल ऐसे ही पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो चांस होता है वो सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये बड़ा ही कम पूछा जाएगा कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में F = R/2 होता है। ऐसे सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लगभग नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि आप सीधे समझ जाते हैं कि यही प्रूफ करना है।
लेकिन एग्जामिनर जो है आपके दिमाग को चेक करता है ये देख करके कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध यही होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, बाई 2। देखिए किसी भी अंक में अगर बटा में 2 लगा दिया जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि वो उसका आधा करना है। उसका क्या करना है? आधा करना है, यानी कि बाई 2 कर देना है। जैसे कि मेरे पास अगर 10 रुपया है और मैं बटा में 2 लगा देता हूँ तो क्या कर रहा है? 10 का आधा कर देगा यानी 5 कर देगा। उसी तरह r का आधा, यानी कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, रिलेशन यही होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। लेकिन ये सवाल आपको ऐसे ना देख करके ऐसे देता है। यहाँ पे मैंने या लिखा है क्योंकि ऐसे भी पूछ सकता है, चांसेस बनते हैं बट कम होता है। फिर भी दोनों को दिमाग में आपको रखना है। ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सीधे आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि हमें अवतल दर्पण में प्रूफ करना है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच रिलेशन। तो क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि ऐसे सवाल आता है एग्जाम में। सबसे पहले क्या कहता है कि फिगर बनाया जाता है और फिगर के बाद लिखा जाता है रचना। मैंने यहाँ पे पहले रचना लिखा है, बट आप लोग क्या कीजिएगा, पहले इस फिगर को बनाइएगा। जब फिगर बना लेंगे तब रचना को नीचे लिखिएगा। यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया है, फिगर ऊपर होना चाहिए। फिगर क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक दर्पण बनाना है mn। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा काफ़ी अच्छे से। यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक अवतल दर्पण बनाना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे एक अवतल दर्पण बनाएंगे और आपको पता है कि अवतल दर्पण को बाहर से कलई किया जाता है और बाहर से आपको क्या करना है, कलई कर देना है, ठीक है ना। फिगर को हमेशा पेंसिल से बनाना है। अब बढ़िया से यहाँ पे लिखिएगा बड़ा M, यहाँ पे N, और यह आपके दर्पण का नाम हो गया mn। तो जब आप रचना लिखेंगे तो वहाँ पे लिखेंगे कि माना mn एक अवतल दर्पण बनाया। क्योंकि देखिए रचना में क्या होता है ना, रचना कोई याद करने वाली चीज़ नहीं होती है। रचना वही लिखा जाता है जो आपने किया है, यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, टोटल बात को लिखा जाता है। उसी को रचना या अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि माना सर्वप्रथम mn एक अवतल दर्पण बनाया, ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद से एक ये मुख्य अक्ष खींचेंगे जो एकदम बीचों बीच जाता है दर्पण का, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष जहाँ पे जाकर मिलेगा वहाँ पे P लिख देते हैं। P मतलब पोल यानी कि ध्रुव। ये जहाँ पे टकरा रहा है क्या है, ध्रुव है। दूसरा काम हो गया। तो जब रचना लिखेंगे तो लिखेंगे सर्वप्रथम mn एक अवतल दर्पण बनाया जिसमें P ध्रुव है, P क्या है, ध्रुव है। उसके बाद F क्या है, फोकस है। C क्या है, वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पे आपको F लिखना है और जितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का है लगभग उतना ही डिस्टेंस पे पीछे C आपको इंडिकेट करना है। ये नहीं कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इतना है और आप C यहीं पे लिख देंगे तो ये तो डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपको बराबर ध्यान में रखना होता है कि जितना दूरी ध्रुव से फोकस की होती है उतना ही ध्रुव फोकस से वक्रता केंद्र की होती है। सो बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर रखना है, ठीक है। तो ये जब आप मुख्य अक्ष खींच लेंगे उसके बाद ऊपर से एक आपतित किरण, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ऐसे एक प्रकाश की किरण आएगी और आपतन बिंदु B, आपतन बिंदु क्या है, B से टकराएगी। तो इसको A मान लीजिएगा और इसको B मान लीजिएगा। तो यहाँ पे आपतित किरण पूछा जाए क्या है तो कहेंगे AB जो है वो आपतित किरण है और B से टकराने के बाद कोई भी, याद रखिएगा, कोई भी प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, कुछ भी हो, परावर्तन के बाद बाबू हमेशा फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरेगी, F से गुजरेगी। तो ऐसे लाएंगे इसको, ये तीर का निशान पर इंडिकेट जरूर कर दीजिएगा। इससे पता चलता है कि प्रकाश की किरण A से B की ओर जा रही है, ठीक है ना। नहीं लगाइएगा तो समझ में नहीं आएगा कि B से A की ओर जा रही है कि A से B की ओर जा रही है। सो तीर का निशान जरूर लगा दीजिएगा। तो ऐसे AB आपतित किरण जो परावर्तन के बाद F से गुजरती है, ठीक है। फिर एक प्रकाश की किरण C से चलता है, कहाँ से, C से, यानी कि वक्रता केंद्र से। याद रखिएगा जब भी वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जाती है ना तो जिस लाइन में जाती है उसी लाइन में फिर रिटर्न भी हो जाती है। तो ऐसे प्रकाश की किरण जाएगी, टकराएगी और फिर टकराने के बाद ऐसे ही फिर दोबारा क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो देखिए ऐसे ही ये प्रकाश की किरण जा रही है और फिर देखिए उधर से आकर के ऐसे लौट रही है। तीर का निशान का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, याद रखिएगा, गलती से ये सब छोड़िएगा मत। ऐसे प्रकाश की किरण गई, फिर टकराई, टकराने के बाद ऐसे, फिर ऐसे हो गई,
फिर ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ऐसे मतलब अब फिर टकराने के बाद ऐसे लौट रही है, देख रहे हैं ना। तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है और उसके बीच में वो अविलंब होता है। ये पहले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण और ये बीच में हो गया अविलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश का नियम में आपने पढ़ा होगा। तो फिगर आई होप कि आप लोग काफ़ी समझ रहे हैं कि सबसे पहले Mn एक अवतल दर्पण बनाया, फिर Ab एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद F से गुजरती है, फिर वक्रता केंद्र से एक प्रकाश की किरण चलती है, टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। यहाँ पे फोकस, यहाँ पे वक्रता केंद्र, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यही फिगर कंप्लीट हो गया आपका। अब आप कहेंगे नीचे क्या है, तो देखिए यहाँ पे इसका कोई नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं भी नोट कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख देने से बेहतरीन होता है। जैसे कि अभी F क्या है, तो बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी प्रूफमेंट में कि ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को फोकस कहते हैं और फोकस दूरी को F से सूचित किया जाता है, जो मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। और फिर यहाँ से ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से सूचित किया जाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो बस ये इसका काम पड़ेगा प्रूफमेंट में, इसलिए मैंने लिख दिया है, बट मेन फिगर यहीं तक कंप्लीट है। तो बस हमको उम्मीद है कि आप लोग जरूर बना लेंगे इसको। बस एक अवतल दर्पण बनाइएगा, एक मुख्य अक्ष खींचिएगा, प्रकाश की आपतित किरण टकराएगी, टकराने के बाद F से गुजरेगी और फिर एक C से ऐसे चलेगा, बस। उसके बाद नाम ABCD जो भी यूज करना है उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। देखिए अगर इसको आप लोग अच्छे से समझ गए ना, तो याद रखिए अभी इसके बाद जब मैं उत्तल दर्पण बनाऊंगा इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्द फटाक से वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा चेंज है कहीं कहीं पे, तो इसी में टाइम लगेगा। इसके बाद वाले में 2 से 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से एकदम कवर करेंगे। तो चलिए अब इसका रचना समझ लेते हैं। तो रचना में मैंने वही बोला ना कि रचना में जो जो आप काम किए उसी को लिख देना है। तो सबसे पहले आप क्या किए थे, तो सबसे पहले सर्वप्रथम Mn एक अवतल दर्पण बनाया, यही ने बनाए थे। फिर जिसमें P ध्रुव है, P क्या है, ध्रुव है, F क्या है, फोकस है, C क्या है, वक्रता केंद्र है, AB आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, F से गुजरती है। एक अभिलंब खींचा गया जो वक्रता केंद्र C से गुजरती है, यही अभिलंब, दिख रहे हैं ना। तो बस यही बात है, कोई विशेष नहीं है। और भी चाहे तो कुछ कुछ लिख सकता है, बट चल जाता है, इतना से कोई दिक्कत नहीं होता। अब आपको नीचे लिखना होता है, देखिए फिगर यहाँ पे भी है, यही फिगर यहाँ पे, दोबारा फिगर मत बनाइएगा आप लोग, समझाने के लिए हम लगाए हैं यहाँ पे फिगर। सिद्ध करना है F = R/2, ये लिखना पड़ता है। यानी कि सबसे पहले आपको फिगर नोट करना है, फिर आपको रचना लिखना है और फिर नीचे लिखना है सिद्ध करना है F = R/2, तब नीचे लिखना है प्रमाण। ये सब लिखना पड़ता है, प्रमाण, यानी कि अब प्रूफ करेंगे कैसे F = R/2 है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपने पढ़ा है प्रकाश के परावर्तन के नियम में, जिसमें पहला नियम था कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। आपतन कोण यानी कि I, इंसिडेंट एंगल आपतन कोण, R मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल परावर्तन कोण, तो ये दोनों का जो मान है वो आपस में क्या है, बराबर है। ये हर प्रकाश के परावर्तन में ये रूल बना हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे परावर्तन के नियम से, कोष्ठ में लिख देंगे कि आखिर I = R क्यों है, तो कहेंगे परावर्तन के नियम से। और पिछले क्लास में आपको बताया जा चुका है कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण I = कोण R, कोई दिक्कत नहीं इससे। यानी कि जितना यहाँ पे कोण ये I है उतना ही ये कोण R है, देख रहे हैं, ये I है, ये R है, छोटा छोटा लिखे हैं, आप इसको जरूर लिखिएगा, यहाँ पे I और यहाँ पे R। दूसरा चीज, कोण ABC बराबर कोण FBC, और हमने लिख दिया यहाँ पे समीकरण। आखिर हमने क्यों लिखा है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे कोण I है, तो कोण I के जगह हमने लिख दिया कोण ABC। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे I है तो कोण हमेशा जो होता है बीच में होता है। जैसे कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। यहाँ से लेकर के, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात हो रही है। तो ये है I, क्या है, I है। कोण तो इसमें B ही है, इसमें ना तो S कोण है ना C कोण है, ये A और C कोण नहीं है, कोण इसमें B है। होता है ना कि यारी यारी धनिया बीच में कनिया, यानी मेन जो है वो कनिया है।
जैसे कि कोई भी जयमाल होता है तो साइड साइड से जो लड़कियां चलती हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता, बस वो कूदने फादने के लिए होती है। मेन जो उसका लड़की है जिसका शादी होने वाला वही मेन होता है। तो कोण भी हमेशा मेन होता है, बीच में होता है, वो किनारे पे नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बी जो है वो आई, यानी कि ए बी सी, ये आई है। उसी तरह बात कर ले आर की, तो ये देखिए आर यहाँ पे है ना, ये देखिए एफ बी फिर से सी, इतना का बात हो रहा है, ये आई और आर। समझ में आ गया? इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद से फिर हम क्या किए, ए बी सी का ए बी सी लिखे और एफ बी सी के जगह बी सी एफ लिख दिए हैं। अब क्यों लिख दिए हैं तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। ए बी सी और बी सी एफ, देखिए ये है ए बी सी, ये है आई, और यहाँ पर भी मैंने लिखा है आई। आपको पता है एकांतर कोण के बारे में, जैसे कि 3 कोण होते हैं विशेष करके, एकांतर कोण, संगत कोण, ठीक है ना, और ऐसे करके शीर्षाभिमुख कोण, जो सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर एक ही लाइन पे, समझिएगा किसको एकांतर कोण कहते हैं, अगर एक ही लाइन पे एक साइड में एक कोण इधर से बना है और एक कोण इधर से बना है, तो इसको हम लोग कहेंगे एकांतर कोण। क्या कहेंगे? एकांतर कोण। जैसे कि मान लीजिए ऐसे कोई लाइन खींच दिया गया और दोनों एक ही साइड में कोण बन रहा है ना, तो उसको कहते हैं संगत कोण। लेकिन जब एक दूसरे के विपरीत बनता है, उल्टा बनता है, तो उसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ का ये सी और यहाँ का ये बी एकांतर कोण है, क्योंकि यहाँ पे आई है, यहाँ पर भी आई लिख देंगे, अर्थात ये जितना है उतना ये भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी सी आई है, यानी कि जितना है उतना ही बी सी एफ है, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। कैसे? तो एकांतर कोण से। और इसको मान लेंगे समीकरण 2। आपको पता है 2 समीकरण दिए हों और उन दोनों समीकरणों में से कोई एक पक्ष बराबर हो तो उनके दूसरे पक्ष भी आपस में बराबर होते हैं। ऐसा 9th क्लास में मैथ में आप लोग काफ़ी पढ़े होंगे प्रूफमेंट में। तो यहाँ पे देखिए इसका बायां पक्ष ए बी सी, इसका भी बायां पक्ष ए बी सी, तो ये दोनों अगर बराबर है तो ये खत्म हो जाएंगे और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि कोण एफ बी सी इक्वल टू कोण बी सी एफ हो जाएगा। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा समीकरण 1 एवं 2 से कोण एफ बी सी बराबर कोण बी सी एफ। समझ में आ रहा है बात? एक बार और समझिए, यहाँ पे आई है, यहाँ पर भी आई है, इसलिए ए बी सी और बी सी एफ एकांतर कोण से, और परावर्तन के नियम से ए बी सी आई और ये एफ बी सी आर, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए। फिर से मैंने फिगर यहाँ पे लगाया, बट उससे आपको घबराना नहीं है, बार बार हम यूज कर रहे हैं ताकि बार बार पीछे ना जाना पड़े, यहीं पे समझा दें। फिगर आप लोग बार बार मत बनाइएगा, एक ही जगह बनाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए एफ बी सी और बी सी एफ। अब क्या करना है आपको कि ध्यान से समझिएगा, एफ बी सी कोण के सामने उसकी भुजा होती है। अगर मान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज है, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज बना है ए बी सी एफ, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज बन रहा है, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और इसके 2 कोण आपस में बराबर हैं। एगो जितना सी है उतना बी है, और जिस त्रिभुज के 2 कोण या 2 भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बी सी एफ एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो 2 कोण भी आपस में बराबर होंगे, और कोण के सामने ठीक उसकी भुजा होती है। अगर आपने मैथ का त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो वहाँ पे इस चीज़ का जिक्र किया जाता है कि कोण के सामने ठीक उसकी भुजा होती है और भुजा के सामने उसका कोण होता है। तो कोण के हिसाब से आप भुजा ले सकते हैं और भुजा के हिसाब से कोण का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन मुझे लगता है कि आपको जोड़ लेना चाहिए, बाय मिस्टेक मुझसे छूट गया है। यहाँ पे आप इस लाइन के बाद लिख सकते हैं कि इसलिए बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। केवल इतना ही लिख दीजिएगा कि इसलिए बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इतना लिख देंगे तो और बेटर हो जाएगा, ठीक है ना? मुझे लग रहा है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट मुझे अच्छा लगेगा अगर वहाँ पे आप लिख देंगे, तो वो कोई भी देखेगा तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज है। बट नहीं भी लिखेंगे तो चल सकता है। अब देखिए एफ बी सी, तो एफ बी के सामने, बी के सामने देखिए कोण सामने, यह है बी, बी के सामने देखिए इस त्रिभुज में कौन सा भुजा है, तो ये सी एफ है। ध्यान से देखिए, सी एफ के सामने ये बी है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, बी के सामने वाला जो सी एफ है
वो यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि कोण बी के जगह पे लिख देंगे CF। और यहाँ पे कोण C है, तो C के सामने देखिए तो क्या है, ये भुजा है, यानी कि BF। देख रहे हैं ना, हाँ, तो BF लिख देंगे, यानी B के सामने CF और C के सामने BF लिख देंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। CF बराबर BF। अब देखिए CF का अर्थ क्या हो गया कि C से लेकर के फोकस के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। और याद रखिएगा, कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। कोई भी दूरी कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। तो हमें CF लाने के लिए क्या करना होगा कि पूरे ये ध्यान से देखिए, C से F की दूरी और F से P की दूरी बराबर होती है, ठीक है। तो C से F का जो दूरी है, अगर बात कर ले C से P की दूरी का कितना होगा, तो आधा होगा। यानी ये C से F की जो दूरी है वो C से P की दूरी की क्या होगी? आधी होगी। तो हम क्या किए हैं कि CF के जगह लिख दिए हैं CP। क्या लिखे हैं? CP, यानी वक्रता केंद्र से लेकर के और ध्रुव तक। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि बटा में 2 लगाना होगा, तब जाके CP/2 करेंगे तो CF के बराबर होगा। और BF के जगह हमने PF लिख दिया है, यानी कि ये जो है BF, तो उसके B को हटा कर क्या लिख दिए हैं? PF, क्योंकि B जो है वो P के निकट है, मतलब इसी लाइनिंग पे है ना, तो यूज कर लिया जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्वेश्चन में लिख दीजिएगा, चूंकि B जो है वो P के निकट है, इसलिए आप B के जगह किसका यूज कर रहे हैं? P का, क्योंकि कोई भी दूरी मैंने पहले ही बताया है ध्रुव से ही मापी जाती है। तो यहाँ पे हम कर देंगे PF, यानी कि CF के जगह CP/2 और BF के जगह PF। अब दूरी मगर माप ले तो CP को शुरू में ही मैंने बताया था, C से लेकर के P की दूरी को क्या कहते हैं? R कहते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और बटा में 2 है तो 2, और ध्रुव से लेकर फोकस यानी P से लेकर F तक उसको F कहते हैं, तो F। तो इस तरह प्रूफ हो गया F = R/2। तो ये हमारा प्रूफमेंट है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो कमेंट कीजिए, या वीडियो को एक बार और देखिए, थोड़ा सा टाइम ही ना लगेगा, बट आप क्लियर हो जाएंगे। अगर ये को समझ गए ना, जब तक ये को समझ में ना आए ना बाबू, दूसरा मत समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा, वो दिमाग घबरा जाएगा। समझ रहे हैं ना? पहली बार है, इसी को जब 1-2 बार आप अपने से बना लीजिएगा ना, तो उसके बाद से आपको ये मतलब समझ फिट हो जाएगा दिमाग में। प्रूफमेंट को बनाने का सबसे शानदार तरीका होता है 2 लाइन समझिए, उसको अपने से बनाइए, फिर 2 लाइन समझिए, अपने से बनाइए। इस तरह 1-2 बार जब बना देंगे बस आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण में इसका प्रूफमेंट। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके उत्तल दर्पण में और समझते हैं कि उसमें क्या है। देखिए, इसको अगर बन गया तो वो आपको बहुत ही आराम से बन जाएगा, उसमें मैं टाइम ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, बस यही चीज़ में थोड़ा सा चेंजिंग करना है। देखिए, इसमें भी क्या होता है, उत्तल दर्पण में सवाल सेम रहेगा, बस यहाँ पे जैसे कि पिछले सवाल में क्या था कि यहाँ पे अवतल दर्पण था, बट यहाँ पे लिखेगा उत्तल दर्पण। फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। एकदम सवाल वही है, फोकस दूरी मतलब F, वक्रता त्रिज्या मतलब R, और वही संबंध होता है इसमें भी, F = R/2। यह क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि सिद्ध कीजिए कि उत्तल दर्पण में F = R/2 होता है। क्लियर? पिछले सवाल को आप लोग काफ़ी समझ गए होंगे, उसी के हिसाब से कहीं भी चेंज नहीं होगा, थोड़ा कहीं कहीं चेंज होगा। देखिए, कभी कभी एक और चीज़ होता है सवाल पूछने का तरीका, वो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का जिक्र भी नहीं करेगा, सीधे कह देगा कि दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें, दर्पण कह देगा। तो आप वहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि भाई यहाँ पे उत्तल में करें कि अवतल में करें। तो याद रखिएगा, जब ऐसे प्रश्न पूछे जाए ना कि केवल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है, तो याद रखिए आप किसी में भी प्रूफ कर सकते हैं, अवतल में भी कर सकते हैं, उत्तल में भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप किस में करोगे। तो जो आपको पता है उसमें कर दो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको दोनों तैयार होना चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी थोड़े ना है कि वैसे ही पूछेगा। मान लीजिए कि आप तैयार करके गए हैं अवतल दर्पण का, पूछ ले उत्तल दर्पण का, चाहे उत्तल दर्पण का तैयार किए हैं अवतल दर्पण का पूछ दे, तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, वहाँ पे तो और दिक्कत हो जाएगी ना। तो आपको दोनों तैयार कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, फिर इसका रचना करते हैं। फिगर में देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि एगो उत्तल दर्पण ये बनाना है, ध्यान से देख लीजिए। उत्तल दर्पण बनाते हैं तो आपको पता है कि ऐसे उत्तल दर्पण बनता है, उसके अंदर से कलई किया गया रहता है, और अवतल दर्पण को बाहर से। इसको भी MN मानिएगा, दर्पण का नाम क्या मानना है, MN। जैसे पिछले में भी हमने क्या माना था, MN। तो यहाँ भी आपको लिखना है कि माना MN एक उत्तल दर्पण बनाया। फिर इसका मुख्य अक्ष खींचेंगे एकदम, जो बीचों बीच लाइन से दोनों ओर गुजर जाता है,
उसमें क्या होता था कि वो बाहर नहीं जाता था, लेकिन यह अंदर बाहर दोनों तरफ निकलता है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक बनता है, और जिसमें प्रतिबिंब काल्पनिक बने वो दोनों साइड में उसका मुख्य अक्ष जाता है। तो जहाँ से ये जाएगा, जहाँ पे कट करेगा दर्पण को, उसको ध्रुव मान लेते हैं, यानी उसको हम लोग P मान लेंगे, ठीक है ना। उससे कुछ दूरी पर फोकस हो जाएगा और ठीक उतना ही दूरी पर वक्रता केंद्र हो जाएगा। वैसे आप लोग नाप लीजिएगा थोड़ा सा इंच से, तो बढ़िया से रहेगा। अब क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण ए बी आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद देखिए ऐसे लौटती है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे आ रही है प्रकाश की किरण, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। लेकिन इसका जो प्रतिबिंब है उत्तल दर्पण में, आपको पता है, पीछे आप लोग पढ़े होंगे कि इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और काल्पनिक रूप से बनता है। तो ऐसे एकदम इसी के लाइन में सीधा एकदम डॉट डॉट से, जो काल्पनिक होता है उसको डॉट डॉट से दिखाया जाता है, ऐसे डॉट डॉट से कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। क्योंकि पिछले अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि कोई भी दर्पण हो, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से ही गुजरती है, ठीक है ना। और फिर एक किरण कहाँ से चलती है, इसके बीचों बीच से, यानी कि वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से चलेगी तो उसी दिशा में फिर से क्या हो जाती है, लौट जाती है। पिछले प्रूफमेंट में भी आपने क्या देखा कि एगो चला था वेब से गुजरा, एगो वक्रता केंद्र से चला था। एकदम देख लीजिए, डिजाइन थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन काम वही है। यहाँ पे आई है तो यहाँ पे क्या है, आर है, यहाँ पे आर है, क्योंकि आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। तो ये आर है तो ये भी आर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा, एकांतर कोण से, क्योंकि एक ही लाइन पे है, ध्यान से देखिएगा। नहीं, एकांतर कोण से नहीं, इसको आप कह सकते हैं संगत कोण कह सकते हैं, क्योंकि एक ही लाइन पे है। तो यहाँ पे ऐसे लाइनिंग जा रही है, नहीं, एकांतर कोण ही होगा, एक इधर से बन रहा है तो एक इधर से बन रहा है, ठीक है। यानी कि ये आर हो जाएगा और ये आई हो जाएगा। तो ये फिगर बना लेंगे। फिर वो ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को एफ कहेंगे, और ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को आर कहेंगे, जिसका यूज कहाँ पे पड़ रहा है आपको पता चल ही गया। तो बस आपको रचना में क्या लिखना है कि सर्वप्रथम MN एक उत्तल दर्पण बनाया, जिसमें P ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र है, AB आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद F से गुजरती है, C से एक अभिलंब खींचा जाता है। बस यही सब लिख देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, लिखेंगे कि सर्वप्रथम MN एक उत्तल दर्पण बनाया, जिसमें P ध्रुव, F फोकस, C वक्रता केंद्र और B आपतन बिंदु है। AB आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद F से गुजरती है। पुनः AB एक अभिलंब खींचा गया है जो काल्पनिक रूप से वक्रता केंद्र C से गुजरती है। तो फिगर बनाने के बाद आप फिगर को देख देख के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे लिखेंगे सिद्ध करना है F = R/2। अब चलते हैं प्रमाण की तरफ। प्रमाण में भी वही तरीका यूज करेंगे जो कुछ देर पहले हमने पिछले सवाल में किया था कि कोण I बराबर कोण R परावर्तन के नियम से। इसमें भी वही बात लिखेंगे, कोण I बराबर R परावर्तन के नियम से। तो I के सामने कौन सा कोण है, तो देख लीजिए, ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पे I है और यहाँ पे R हो गया है। तो I के सामने ये I किस पर है, C पर है, ध्यान से देखिएगा। नहीं सॉरी, पहले यहाँ की बात कर लें। ये I ABE दिख रहा है ना, ABE जो है I है, तो ABE लिख देंगे, और R के जगह आपका है EBD। ध्यान से देखिएगा, EBD, ठीक है, ये बराबर हो गया। ABE का ABE ही लिख दिया गया, लेकिन EBD की जगह BCF लिख दिया गया। क्यों लिखा गया, तो देखिए EBD, तो EBD के जगह लिखा गया BCF। क्यों लिखा गया, क्योंकि R और यहाँ पे है I, तो R और I आपस में बराबर होता है, किस नियम से, परावर्तन के नियम से। कोण I बराबर कोण R परावर्तन के नियम से बराबर होता है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर EBD यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, EB और ये D, EBD R, और फिर CBF, ये दोनों कोण आपस में, क्योंकि ये भी R और ये भी R आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण से, लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा, शीर्षाभिमुख कोण से। तो समीकरण 2 हो गया। सिंपल वही समीकरण 1 एवं 2 से जब एक साइड बराबर हो जाएगा तो दूसरा भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है।
यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे ABE और EBD आपस में बराबर है। ऊपर ही देखिए ABE और EBD आपस में बराबर है, तो ABE EBD बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वहीं लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 से कोण BCF ये और कोण CBF आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण से, तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसको आप लोग जो बराबर लिखा गया था ABE और BCF, क्योंकि हमने EBD की जगह लिख दिया था BCF, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं एकांतर कोण से लिख दीजिएगा। इसको एकांतर कोण और इसको शीर्षाभिमुख कोण लिख दीजिएगा, अच्छा रहता है, ठीक है। और फिर से वहीं त्रिभुज BCF बराबर कोण CBF, और जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समद्विबाहु हो जाता है। तो मैंने पिछले ही सवाल में बताया था कि यहाँ पे लिख दीजिएगा इसलिए कि ये जो BCF है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही बात जो पिछले में था, लिख दीजिएगा इसलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज की ये दो कोण बराबर हैं, तो इस कोण के हिसाब से इसकी भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो BCF के सामने कौन सा, यानी BCF में C कोण है और इसमें B कोण है, तो B के C के सामने देखिए कौन सी भुजा, ये C है, इसके सामने ये BF है, तो यहाँ पे BF लिख देंगे। फिर B के सामने क्या है, तो ये CF है, ये B के सामने CF है, तो CF लिख देंगे। फिर पिछले सवाल की तरफ B के जगह P लिख देंगे, क्योंकि B जो है वो P के निकट है, तो BF हो जाएगा। और CF के जगह CP/2, एकदम पिछला सवाल है, यानी कि ये जो CF है वो CP का आधा होगा। फिर PF का F होता है और CP का R होता है। ये P से F की दूरी F और C से P की दूरी R, तो यहाँ पे F = R/2 होगी। देखिए ये सब सवाल जो है ना, जब तक आप अपने से नहीं 2-3 बार बनाइएगा ना, ये आपको आएगा नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए, दिमाग से निकल जाता है। ये कोई सवाल रटने वाला नहीं है, इसको बनाने वाला है। तो आप 2-3 बार बैठ के इसको बनाइए, और अभी बनाइए, दिन मत टालिए, नहीं तो फिर दिमाग से निकल जाएगा। और उसके बाद से आप इसे काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग आज ये जान गए अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में F = R/2 कैसे सिद्ध किया जाता है। कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में 1/F = 1/V + 1/U। वो थोड़ा सा और लंबा क्लास होने वाला है, सो घबराए नहीं, अच्छे से समझने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो बस धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया, आपने कुछ सीखा हो तो उसके लिए कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा हो डिसलाइक करें, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।